डॉक्टर ऋतुराज, राजा सिंह कॉलेज सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के अंतर्गत मैं सहायक प्राध्यापक हूँ। मैं आज बीए पार्ट 1 के बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक कुषाण वंश पर चर्चा करने जा रहा हूँ। चूँकि कुषाण वंश से प्रायः क्वेश्चन आया करते हैं, जिसके कारण ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाती है। कुषाण वंश मौर्योत्तरकालीन भारत का पहला ऐसा साम्राज्य था जिसका प्रभाव सुदूर मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान तक विस्तृत था। अब हम इसमें महत्वपूर्ण शासकों के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। इस वंश का संस्थापक सदस्य के रूप में हम कुजुल कटफिसस को जानते हैं। कुजुल कटफिसस का शासनकाल 15 ईस्वी से 65 ईस्वी के बीच माना जाता है। इसके लगभग 80 वर्ष की अवस्था में कुजुल कटफिसस की मृत्यु हो जाती है। कुजुल कटफिसस के बाद उसका पुत्र विम कटफिसस गद्दी पर बैठता है। इसके बाद हम कनिष्क के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्योंकि कनिष्क का भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है, जिसके कारण हम कनिष्क के बारे में जानकारी को देंगे। तो दो कटफिसस शासकों के बाद कुषाण शासन की बागडोर कनिष्क ने संभाला। निसंदेह कुषाण शासकों में कनिष्क सबसे योग्य एवं महान था। इसका काल कुषाण शक्ति के उत्कर्ष का काल था। कनिष्क के राज्यारोहण के विषय में काफ़ी विवाद है, इतिहासकारों के बीच में काफ़ी विवाद है। फिर भी 78 ईस्वी से 144 ईस्वी के मध्य के किसी समय को माना जाता है। कनिष्क के राज्यारोहण के विषय में विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग मंतव्य दिया, विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग मंतव्य रखा है। इसके बावजूद भी कनिष्क के राज्यारोहण के संबंध में सर्वाधिक मान्य तिथि शक संवत को 78 ईस्वी में आरंभ हुआ, जो राज्यारोहण के लिए उपयुक्त माना जाता है। कुछ विद्वान राज्यारोहण के उपलक्ष्य में शक संवत के प्रवर्तन का श्रेय भी कनिष्क को प्रदान करते हैं। कनिष्क के सिंहासनारूढ़ होने के समय कुषाण साम्राज्य ने अफगानिस्तान, सिंध का भाग एवं बैक्ट्रिया तथा पार्थियन सम्मिलित था। भारत में कुषाण राज्य दक्षिण में सांची तथा पूर्व में मगध तक विस्तृत था। कनिष्क ने फिरोजपुर, जो पेशावर जिसको जानते हैं, को अपनी राजधानी बनाया, जबकि इसके राज्य की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप और विहार का निर्माण करवाया और उसने कुछ के अस्थि अवशेषों को प्रतिष्ठित करवाया। इस स्तूप की खुदाई से बुद्ध, इंद्र, ब्रह्मा एवं कनिष्क की मूर्ति मिली है। इसके बाद हम कनिष्क के धर्म के बारे में जानकारी देंगे। विभिन्न इतिहासकारों के बीच में यह विषय काफ़ी चर्चा में रहा कि कनिष्क किस धर्म को मानने वाला था, किस धर्म का अनुयायी था। तो कनिष्क के बारे में यदि धर्म की चर्चा करते हैं तो देखते हैं
कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था या नहीं, इस बात पर इतिहासकारों ने अलग अलग मंतव्य दिए हैं। एक तरफ समस्त बौद्ध धर्म का साहित्य उसे बौद्ध सिद्ध करता है, तो उसकी कुछ मुद्राओं पर सूर्य, शिव आदि देवताओं के चित्र उसे एक धर्म सहिष्णु शासक सिद्ध करते हैं। विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करेंगे कि कनिष्क वास्तव में किस धर्म का अनुयायी था। तो बौद्ध ग्रंथ सूत्रालंकार के अनुसार, जो बौद्ध ग्रंथ सूत्रालंकार है उसके अनुसार कनिष्क की अनुरक्ति एकमात्र बौद्ध धर्म में थी। धर्मपिटक निदान सूत्र भी उसे बौद्ध घोषित करता है। समस्त बौद्ध ग्रंथ कनिष्क और प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष के संबंध स्थापित करते हैं, जिसके प्रभाव में कनिष्क, जो पहले रक्त पिपासु था, अहिंसक बन गया। राजतरंगिणी के अनुसार कनिष्क ने कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया तथा वहाँ अनेक विहारों का निर्माण करवाया। लामा तारनाथ तिब्बती बौद्ध विद्वान थे, भी कनिष्क को बौद्ध घोषित करता है। हेनसांग ने लिखा है कि महात्मा बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी कि मेरे मृत्यु के 400 वर्ष बाद कनिष्क नामक एक राजा होगा जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। इसके अतिरिक्त कनिष्क के बौद्ध होने का प्रमाण उसके द्वारा बनाया गया पुरुषपुर का बौद्ध विहार था, जो कि 400 फुट ऊंचा और 13 मंजिला था। फायान और वेनसांग ने इसे देखा था। इसका उल्लेख अलबेरुनी ने भी किया है। पिशावर का कास्केट अभिलेख कनिष्क को बौद्ध सिद्ध करता है। कनिष्क के बौद्ध होने का सर्वाधिक उल्लेखनीय प्रमाण उसके द्वारा कश्मीर कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन करना था। उसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने की तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष बने थे। इस प्रकार उपयुक्त साक्ष्यों का यदि विश्लेषण किया जाए तो कनिष्क निश्चित रूप से ही बौद्ध अनुयायी सिद्ध होता है, चाहे वह पहले किसी भी धर्म को मानने वाला रहा हो। अब हम कनिष्क के काल में या कुषाण काल के साहित्यिक उन्नति के बारे में थोड़ा चर्चा कर देंगे, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कनिष्क भारतीय इतिहास में एक महान विद्या प्रेमी सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। उसकी राजसभा में अनेक विद्वान संरक्षण पाते थे, जिसमें सर्वाधिक उल्लेखनीय नाम अश्वघोष का था। कनिष्क ने इन्हें अपने दरबार में मगध पर आक्रमण करके वहाँ से लाया था। अश्वघोष महान कवि, नाट्यकार एवं उपदेशक थे। बुद्धचरित इनके द्वारा रचित संस्कृत साहित्य की अमूल निधि है। इसकी दूसरी काव्य
सौंदरानंद है, जिनमें महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई नंद का बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का विवरण है। अश्वघोष द्वारा रचित नाटक सारिपुत्र प्रकरण, जो नाट्यशास्त्र के अनुरूप भारत के प्रथम नाटक होने का गौरव प्राप्त है। कनिष्क के समय में एक अन्य विद्वान नागार्जुन हुए, जिन्होंने अपने ग्रंथ प्रज्ञापारमिता सूत्र में सापेक्षवाद का प्रतिपादन किया। इसके द्वारा शून्यवाद का सिद्धांत भी दिया। इसी काल में वसुमित्र हुए, जो कि प्रसिद्ध विद्वान एवं दार्शनिक थे। इनके द्वारा ही चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्षता की गई। इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथों पर अनेक टीकाएं लिखी, जो कि महाविभास शास्त्र के रूप में संकलित है। कनिष्क के समय के अन्य विद्वानों में पार्स, मातृचेट, संरक्षक आदि के नाम भी उल्लेखनीय है। संरक्षक कनिष्क के पुरोहित थे। कनिष्क के दरबार में आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान चरक निवास करते थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की। ये कनिष्क के राजवैद्य भी थे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कुषाण कनिष्क काल संस्कृत साहित्य के संवर्धन का काल था। इस समय में साहित्य की प्रत्येक विद्या में उल्लेखनीय प्रगति हुई। इसके अतिरिक्त भी कुषाण काल या कनिष्क के काल समृद्धि के कारण, काफ़ी समृद्ध होने के कारण विभिन्न सिक्कों को, स्वर्ण सिक्कों को, चांदी के सिक्कों को, तांबे के सिक्कों को जारी करने के कारण जाना जाता है। उसका भी अध्ययन जरूरी है, जो मैं अभी तत्काल इस समय नहीं करूँगा। इस प्रकार हम कुषाण वंश में कनिष्क की चर्चा करते हैं और उसकी साहित्यिक उपलब्धि के बारे में हम जानकारी दे सकते हैं। धन्यवाद।